हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं अपना वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक मार्केट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है और इसका नाम है मूविंग एवरेज। तो अभी मैं आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हूँ जहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज का डेफिनेशंस देख सकते हैं। तो नॉर्मली अभी देखिए मूविंग एवरेज बहुत टाइप का होता है, लेकिन मैं ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही टाइप का मूविंग एवरेज के ऊपर डिस्कस करूँगा जो हम लोग मेनली स्टॉक ट्रेडिंग या फिर स्टॉक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं तो मूविंग एवरेज दो टाइप का होता है, क्या सिंपल मूविंग एवरेज और एसएमए, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ईएमए। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग 20 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज निकल रहे, तो इसको कैसे निकलते हैं हम लोग? यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए। 20 दिन का हर एक डे का नॉर्मली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो लास्ट 20 डेज़ का हम लोग क्लोजिंग प्राइस को ऐड करेंगे और उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ पीरियड्स मतलब कितना दिन का हम लोग मूविंग एवरेज निकल रहे, अगर 20 दिन का है तो 20 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे बेटर मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर 20 दिन का ही हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें हम लोग एक मल्टीप्लायर या फिर आप बोलते हैं कि एक फैक्टर हम लोग उसमें ऐड करते हैं। और वो फैक्टर क्या काम करता है कि रीसेंट जो भी प्राइस मूवमेंट है उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता था? सिंपल मूविंग एवरेज में हम लोग डे 1 से लेके डे 20 तक, अगर 20 दिन का हम लोग बात करते हैं तो डे 1 से लेके डे 20 तक हम लोग सबको इक्वल वेटेज देते थे। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम लोग जो सबसे नज़दीक वाला होता है, मतलब जो लेटेस्ट जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है उस पे हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो फॉर्मूला मैं बोला सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, अभी तो ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक है। हम लोग अभी जाएंगे अपने चार्ट्स पे और चार्ट पे जाके देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे इसको हम लोग चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक ट्रेडिंग व्यू का साइट ओपन किया हूँ। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स पे जाके सर्च करेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको लेंथ को पहले चेंज करेंगे 200 में, और नीचे जो है उसको हम लोग एसएमए करेंगे और यहाँ पे भी लेंथ को हम 200 कर देंगे। और मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ दिखने के आसानी के लिए। ये लाइन को मैं हल्का सा बोल्ड कर दे रहा हूँ और ब्लैक कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो यहाँ पे देखिए एक बात है कि पीरियड्स मतलब नंबर ऑफ़ डेज़। तो यहाँ पे मैं 200 लिया हूँ, 200 डेज़ मूविंग एवरेज। मैं अभी मूविंग एवरेज कोई भी दिन का हो सकता है। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स है मार्केट में वो है 20, 50, 100 और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। उसके अलावा अगर बहुत लोगों को मैंने देखा हो इंट्राडे के लिए 13 डेज़ का मूविंग एवरेज लेता है, कोई डिलीवरी में ऐड कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो 200 डेज़ से ज़्यादा का भी मूविंग एवरेज लेते हैं। लेकिन हम लोग 200 डेज़ को नॉर्मली स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो मूविंग एवरेज का क्या इम्पोर्टेंस क्या है? मूविंग एवरेज एक इम्पोर्टेंस प्राइस का एवरेज है। तो नॉर्मली कोई भी स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो हम लोग उसको बुलिश बोलते हैं, कोई भी स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के नीचे हो तो हम लोग उसको बेरिश बोलते हैं। अभी स्टॉक प्राइस का मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप देखने में और आसानी होगा। स्टॉक प्राइस का एक ट्रेंड है या फिर एक सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक नेचर का भी सिस्टम है।
कोई भी स्टॉक पे जब वो यूफोरिया होता है वो मूविंग एवरेज के से बहुत दूर चला जाता है, उसके बाद आके वो कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद वो क्या होता है, वो मूविंग एवरेज के पास आ जाता है, पास आने के बाद कंसोलिडेट होता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो अगर स्टॉक का भी मूविंग एवरेज को कोई भी रीज़न से तोड़ देता है और अगर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा हो तो बहुत जल्दी मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, और अगर वो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो वो मूविंग एवरेज से फिर नीचे चला जाता है और वो बेयरिश हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हम लोग वो पैटर्न देख सकते हैं कि वहाँ पे जब जो करेक्शन आए तो वो 200 डेज से नीचे चला गया है, या फिर पास्ट में भी हम लोग ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। तो मूविंग एवरेज, अभी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को हम लोग कैसे करेंगे मूविंग एवरेज के लिए। और दोस्त लोग, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहिए। तो वीडियो की एंड पे मैं एक अच्छा सा एनालिसिस बोल सकते हैं या फिर एक स्टडी बोल सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये 200 डे मूविंग एवरेज को लेके। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करेंगे या फिर ट्रेडिंग के पर्पज़ से। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है तो बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट में कोई भी स्टॉक को अगर हम लोग बाई कर रहे हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा दिन मूविंग एवरेज के नीचे होना नहीं चाहिए, और सेफ टर्म्स पे अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर मूविंग एवरेज से 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए तो वो बेयरिश है, तब हम लोग उससे दूर रहना चाहिए और उसको वॉच करना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक लेने का पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर लेना है, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम लोग अगर बाई कर रहे हैं तो। और अगर ट्रेडिंग के लिए अगर बाई करते हैं तो ट्रेडिंग का भी वही रीज़न है। ट्रेडिंग में कैसे करेंगे, अभी मान लीजिए अगर कोई भी डेली ट्रेडर है तो अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर गया, मूविंग एवरेज को नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज में उसको रेजिस्टेंस मिला। क्यों? वो मूविंग एवरेज के ऊपर वो जा नहीं पाया, क्योंकि ये क्लोज होने के बाद जब अगला दिन जब स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ था तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया, तो वो फिर रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, मान लीजिए कि फ्यूचर्स में या फिर इंट्राडे पे, अगर हम लोग को ऐसा दिखता है कि कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है तो हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर्स है कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स को एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो सिर्फ मूविंग एवरेज पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, वहाँ पे हम लोग को भी स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और अगर आपका ट्रेड सही रखना है तो मूविंग एवरेज के साथ आपको दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी जानना ज़रूरी है, और वो दूसरे जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे जैसे वो वीडियो बनेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब फिर यहाँ पे देखिए कि स्टॉक यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कैंडल पे वो स्टॉक बुलिश हुआ था। ये और टाटा मोटर्स की वाला प्राइस था 420। तो यहाँ से देखिए आप प्राइस फिर ऊपर जाते जाते 492 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है। अगर परसेंटेज के टर्म्स पे कैलकुलेट करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट, दिस इज़ 420 470, मतलब ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीमेंट है यहाँ पे। 15 to 20% का इंक्रीमेंट है। उसके बाद देखिए अगर फिर से स्टॉक नीचे आना चालू हुआ, अब जब यहाँ पे उसने 200 को ब्रेक किया, ये वाला प्राइस था 432, तो कोई अगर इंट्राडे करता है, अगर 432 पे सेल करता है, ये रीज़न से कि वो 200 EMA को ब्रेक किया है, तो फिर वो नीचे जाएगा, नीचे जाके वो उसको जब एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ये जैसा एक जोन है यहाँ पे जो बना हुआ है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये वाला जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे पे या फिर अगर कोई भी फ्यूचर्स में भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इस ये वाला जोन पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग सिर्फ 200 डेज़ ईएमए के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोगों को और भी दूसरा पैरामीटर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करना ज़रूरी है। और अगर हम लोग लेते भी हैं तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर मूवमेंट अपोजिट साइड पे हो गया तो अभी ये अभी ये चार्ट पे हम लोग बाद में फिर आएंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ ये मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट से, वो ये है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो कोई ना कोई मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। आपका जो स्टॉक प्राइस है वो कोई ना कोई 200 मूविंग एवरेज पे वो सपोर्ट लेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप मिनिमम 15 मिनट्स का चार्ट फॉलो कीजिए, उससे कम टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग मत फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम है, उसमें बहुत रिस्क भी हो सकता है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है। तो ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिला है और ये आप बोल सकते हैं कि एक पैटर्न भी है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक का प्राइस है एक सबसे ऊपर, मान लीजिए मैं टेम्पररी एक ड्रॉ किया 30 मिनट्स का एक प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैंने एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ये वाला पॉइंट पे हम लोगों का 200 डेज़ का मूविंग एवरेज वो तोड़ रहा है, ठीक है। अगर किसी को ट्रेड लेना है इंट्राडे पे या फ्यूचर्स पे या ऑप्शंस पे जो भी है, अगर ये पॉइंट पे वो मान लीजिए कि इसको मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, अब इसको शॉर्ट किए, तो आपको तो मालूम नहीं है कि वो कितना नीचे आएगा, करेक्ट। अगर सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर से हम लोग चार्ट को एनालिसिस करें तो हम लोग को मालूम नहीं एग्जैक्टली वो कितने नीचे आएगा। तो 30 मिनट्स ब्रेक होने के बाद हम लोग देखेंगे कि 1 आवर चार्ट पे क्या करता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड वाला जो ड्राइंग है मेरा, ये बस एक स्केच है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये वाला जो ड्राइंग है यहाँ पे आप देखिए कि 1 आवर के चार्ट में भी ये 200 ईएमए को ब्रेक किया है। तो जैसे जैसे वो एक टाइम ये पहले 30 मिनट को ब्रेक किया, फिर 1 आवर को ब्रेक किया, तो जैसे जैसे ये एक एक टाइम फ्रेम को ब्रेक करता जाएगा तो हम लोग अपना जो प्रॉफिट तो ऐसे ही आएगा। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करे तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर अभी हम लोग जाके क्या देख रहे हैं, जैसे ही 1 आवर ब्रेक किया हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे अपने 2 आवर्स के चार्ट पे। 2 आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वो मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि वो मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ऐसा जब ऐसा है तो हम लोग ये जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर किसी को बाई करना है तो मान लीजिए कि 30 मिनट्स ब्रेक हो गया तो वो वेट करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ अगर 200 ईएमए ब्रेक होता है तो वो एक बेयरिशनेस होता है वो स्टॉक प्राइस में। फिर वो 1 आवर को भी ब्रेक किया तो बेयरिशनेस अभी भी जारी है। उसके बाद वो 200 पे सपोर्ट ले रहा है। अब जब 200 पे सपोर्ट ले रहा है तो ये 200 को वो स्टॉप लॉस बना के फिर बाई कर सकता है, अगर किसी को स्टॉक को अगर बाई करना है तो चलिए हम लोग फिर से अपना चार्ट पे वापस चले जाते हैं। ये ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी तो हम लोग ये डेली चार्ट पे है। अभी मान लीजिए कि लेटेस्ट जो ब्रेक हुआ है, मान लीजिए ये आज का ही जो ब्रेक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का डेली पे ब्रेक हो गया। मान लीजिए कि कल हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि कल मुझे अगर टाटा मोटर्स पे शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने का रेस्पेक्ट सिर्फ ये है कि वो 200 ईएमए को ब्रेक करता है, तो अगर होता है तो मेरा पहला स्टॉप लॉस ये वाला लाइन होगा, जो मेरा 200 ईएमए वाला लाइन होगा वो है 424। सेकंड होगा स्टॉप लॉस होगा मेरा 428, जो आज का कैंडल का ऑलमोस्ट हाई है।
तो अभी कितना नीचे आएगा, जैसे मैं पहले बोल रहा था ये 200 डेली का टाइम फ्रेम है। अगर डेली टाइम फ्रेम में ये ब्रेक किए तब मैं चेक करूँगा मेरा वीकली टाइम फ्रेम क्या है। तो मैं देख सकता हूँ मेरा वीकली टाइम फ्रेम है 348। तो हाँ, तो मैं जो बोल रहा था वो ये है कि मेरा जैसे डेली वाला ब्रेक हो गया है, डेली में आज हम लोग देखें कि 200 ब्रेक हुआ है। तो 200 ब्रेक जब हो गया है डेली पे, तो अब मैं चेक करूँगा वीकली पे ये क्या करता है। अभी देखिए वीकली में का 200 है 348। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं कि तो मैं अगर शॉर्ट करता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए 348, या फिर अगर उतना नीचे जाने में अगर काफ़ी टाइम लेता है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि मेरा शॉर्ट मतलब हम लोग को चार्ट को डेली देखना है कि जब वो उसका 200 को अगर टच होता है प्राइस, तो फिर ये ट्रेड सेटअप कैसे होगा फिर से देखते हैं। मान लेते हैं आज चार्ट स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है 417, तो कल मान लीजिए 420 पे ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे सिर्फ 200 को रेस्पेक्ट करके। अगर किसी को ट्राई करना है तो सिर्फ 5 शेयर्स पे ट्राई कीजिए। तो देखिए आप ये वाला थियरी आपको समझने में आसान होगा। और जो लोगों को मूविंग एवरेजेस मालूम नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा वीडियो को अगर एक बार नहीं होता तो कम से कम आप 2 बार देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कल ये 420 पे ओपन होता है तो हम लोग 420 पे इसको शॉर्ट करेंगे। मेरा पहला स्टॉप लॉस होगा जो 200 का ये में है 424, सेकंड होगा आज का कैंडल का हाई 428। और अगर ये कंडीशन सेम है तो अगर मूविंग एवरेज को एक्चुअली में तोड़ा है और प्राइस में बेरिशनेस आया है तो वो अपना टारगेट क्या होगा आज का, अगर 200 को वीकली में 200 ईएमए को पकड़ के चले तो आज का टारगेट, तो फिर इसका टारगेट बनेगा 350। वैसे ही अगर कोई भी है अगर जिसको बाई करना है तो वो उनको अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइस या आइदर वीकली 200 पे आ जाए नंबर 1, या नंबर 2 ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली कंडीशन यही होता है कि उसको अगर एक मूविंग एवरेज एक 200 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है तो प्राइस अगला नेक्स्ट टाइम पीरियड के 200 मूविंग एवरेज पे वो आएगा। ठीक है, अगर अभी देखिए मार्केट डायनामिक है तो ये थियरी मार्केट में बहुत लोगों को पता है। तो अगर किसी को बाई करना है तो उनको वेट करना पड़ेगा। अगर कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक इसका प्राइस 200 ईएमए पे आ जाए वीकली चार्ट पे तब, और डेली चार्ट पे इसका क्लोजिंग प्राइस 200 ईएमए के ऊपर आ जाए तब बाई करना है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज के लिए ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोले, तो मैं इसका मॉडिफाइड वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिए। और लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे